हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन का जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। और आज हम एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो अल्काइन परफॉर्म करते हैं। अब उससे पहले रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन को देखते हैं। अब ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो आपको याद करने में आसानी करेंगे, तो ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम के हवाले से भी ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। अल्काइन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है कि इनके अंदर एडिशन रिएक्शंस होते हैं। जैसे आपको पता है कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है वो एडिशन रिएक्शन तो करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर कोई और ग्रुप और कोई और एटम्स जो है अटैच हो जाते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शंस होते हैं जो अल्कीन के अंदर भी हम देखते हैं। अल्कीन के अंदर भी एडिशन रिएक्शन जैसे हेलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ये वाले रिएक्शन एडिशन के अंदर अल्कीन के अंदर हमने पढ़े थे। अब अल्काइन के अंदर भी ये सेम टाइप के एडिशन रिएक्शंस पाए जा रहे हैं, और अल्काइन की जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। अब अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड था और अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर अल्कीन की रिएक्टिविटी जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्काइन। अब ऐसा क्यों है? इसके अंदर तो दो डबल बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर अल्काइन की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर कुछ रीज़न्स हैं इसके, कि कार्बन कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ आती हैं अल्काइन के अंदर जिसकी वजह से ये कम रिएक्टिव हो जाता है अल्केन के हिसाब से। मतलब कि अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव हैं और अल्काइन जो है वो कम रिएक्टिव हैं। तो अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो जो ट्रिपल बॉन्ड है उस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है बीच वाला, और दो जो है वो पाई बॉन्ड हैं साइड वाले। जो भी दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो आपस में बना रहे हैं, ये पी वाई और पी वाई के बीच में जो बॉन्ड है ये भी पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर पी जेड और पी जेड के बीच में जो बॉन्ड है ये भी पाई बॉन्ड है। तो इसके अंदर दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है। अब इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको पता है कि ये बॉन्ड एक्सिस है, इसके दूर हैं, इसके ऊपर हैं, लेकिन यहाँ पर अब तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सपोज हैं। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सपोज होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा और एडिशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर रिएक्टिविटी इसकी कम है, और उसका रीज़न ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन और कार्बन को आपस में खींच लेती है। मतलब कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये कार्बन और कार्बन आपस में क्लोज आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, और जब करीब आ जाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर उन कार्बन का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है। मतलब कि कार्बन की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पर वो बढ़ जाती है, और जिस तरह से ये करीब आते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। तो कम बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सपोज ना होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर इजीली अटैक नहीं कर पाता। तो ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो रही है और इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, उस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम है, और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पा रहा है तो अल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और अल्काइन की अल्कीन से कम है। उसकी वजह से अब यहाँ पर लोअर रिएक्टिविटी इज़ ड्यू टू लेस एक्सपोज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जो कम रिएक्टिविटी है वो लेस एक्सपोज पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स के कम एक्सपोज होने की वजह से है, और अल्कीन से इसकी कम है। जबकि अल्केन जो है, अल्केन से अल्काइन की ज़्यादा होगी। अल्केन सबसे कम रिएक्टिव है, ये बात याद रखनी कि अल्केन सबसे कम रिएक्टिव है, उसके बाद उससे ज़्यादा अल्काइन है, उसके बाद अल्कीन जो है ये सबसे तीनों में से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब एडिशन रिएक्शन को हम देखते हैं। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का टूटना और इसमें से कुछ और एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पर अटैच हो जाएंगे कार्बन पर, तो ये एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। इसमें पहला जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजिनेशन है। यहाँ पर हेलो हाइड्रोजिनेशन भी है, तो हेलो हाइड्रोजिनेशन है, सॉरी हाइड्रो हेलोजिनेशन है। तो ये जो रिएक्शन है ये सारे एडिशन रिएक्शन है। अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर आकर कोई एटम ऐड हो जाता है। अगर वो एटम हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन कहेंगे, और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ऐड हो रहे हैं तो उसको हम हाइड्रो हेलोजिनेशन कहेंगे। अब इसमें रिएजेंट वो मॉलिक्यूल होता है जिस पर आकर कोई एटम अटैच होता है, और कैटलिस्ट वो है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है। प्रोडक्ट वो चीज़ है जो बनती है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपने हर रिएक्शन के लिए याद रखनी है। तो इसमें यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन में जो सबस्ट्रेट हम ले रहे हैं या फिर जो रिएजेंट हम ले रहे हैं वो यहाँ पर इथाइन है। इथाइन का हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ।
तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ऐड होने जा रही है, और कैटलिस्ट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, इनमें से कोई भी एक कैटलिस्ट हम यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि निकल, प्लेटिनियम या पैलेडियम, इनमें से कोई एक कैटलिस्ट यूज़ होगा। 250 से 300 सेंटीग्रेड की हम हीट देंगे इसको, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथीन बनेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है इसका, और सेकेंड स्टेप के अंदर हम जो है वो अल्केन बन जाएगा। तो ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जब हम अल्काइन को जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन के अंदर, और अल्कीन की जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो वो अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि इनका जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो ख़त्म होता जाता है, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड की तरफ, अल्केन की तरफ जाता है। तो इस रिएक्शन को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें अल्काइन हमने लिया है इथाइन, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया है निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम की शक्ल में। जब भी हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे एक एक कार्बन के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टूटकर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है। अब ये इथीन बन चुका है। अब दोबारा से ये सेकंड स्टेप के अंदर इथीन जो है ये दोबारा से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, सेम ये कैटलिस्ट और सेम टेम्परेचर के अंदर अल्केन बन जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूटकर यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे दोनों कार्बन के साथ, तो ये बन जाएगा अल्केन। तो हाइड्रोजिनेशन के अंदर बस ये चीज़ याद रखनी है कि कैटलिस्ट जो है वो निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम होता है, और रिएजेंट जो है वो यहाँ पर इथेन को अगर हम लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इथाइन को लेते हैं तो वो इथीन में कन्वर्ट होकर इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम प्रोपाइन को लेंगे तो वो प्रोपीन में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद वो प्रोपेन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से अल्काइन, अल्कीन, अल्केन। नेक्स्ट है हाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें हम हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को ऐड करते हैं, और हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करने का मतलब है कि हम हेलोजन एसिड्स को ऐड करेंगे। HBr, HCl, HI, ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये एसिड्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब इसमें रिएजेंट कोई भी अल्काइन लेंगे हम, अल्काइन में इथाइन हम ले लेते हैं, और यहाँ पर प्रोपाइन, ब्यूटाइन कोई भी आप ले सकते हैं, और कैटलिस्ट यहाँ पर HBr होता है। अब यहाँ पर ये कैटलिस्ट के तौर पे काम नहीं कर रहा, बल्कि ये हमारे पास रिएजेंट है जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और प्रोडक्ट के अंदर क्या बनेगा कि यहाँ पर इथीन बन जाएगा, ब्रोमो इथीन। अब किस तरह से बनेगा इसको आप यहाँ पर देखें, ये भी देखें, दो स्टेप में होगा कि फर्स्ट स्टेप में एक बॉन्ड टूटेगा और सेकेंड स्टेप में दूसरा इसका जो है बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड ये आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो जाएगा। अब पहले स्टेप में इथाइन का ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के साथ Br अटैच हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक कार्बन के साथ ब्रोमीन और दूसरे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो ये ब्रोमो इथीन बन जाएगा। मतलब कि एक अल्कीन है जिसके अंदर ब्रोमीन मौजूद है, तो ये हेलो अल्कीन है। अब उसके बाद ये दोबारा से HBr के साथ रिएक्ट करेगा, जिसमें हाइड्रोजन दोबारा से एक कार्बन के साथ और H जो है Br जो है ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये असिमेट्रिकल अल्कीन है, तो इस वजह से यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर ब्रोमीन आएगा, और हाइड्रोजन जिसके पास ज़्यादा है वहाँ पर दोबारा से ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा, और इस तरह से मार्कोनिकोव रूल को अप्लाई करते हुए यहाँ पर एक डाई हेलाइड बन जाएगा, इथेन 1,1 ब्रोमो 1,1 डाई ब्रोमो इथेन बन जाएगा। ठीक है, इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, या फिर इथेन डाई ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दो तरह से इसकी हम नेमिंग कर सकते हैं IUPAC के अंदर और कॉमन नेम। तो ये जो मैंने रिएजेंट और कैटलिस्ट लिखे हैं ये दो स्टेप के हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या बना, इथाइन से जो है वो ब्रोमो इथीन बना, और सेकंड स्टेप में ब्रोमो इथीन से यहाँ पर 1,1 डाई ब्रोमो इथेन बन गया, या फिर हम इसे कह सकते हैं इथेन डाई ब्रोमाइड कह सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है कि हम वाटर की एडिशन करते हैं, और इसमें क्या होता है कि अल्काइन के अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर अल्काइन यहाँ अल्काइल हैलाइड नहीं होगा, यहाँ पर है अल्काइन। ठीक है, अल्काइन के अंदर हम इथीन को ले लेते हैं, इथाइन को ले लेते हैं। तो ये इथाइन क्या होगा कि इसको वाटर में हम जब एडिशन करेंगे, वाटर से जब इसका रिएक्शन होगा, एक कैटलिस्ट होता है जिसका नाम है मर्क्यूरी सल्फेट। तो मर्क्यूरस सल्फेट यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होगा। इसका फॉर्मूला है HGSO4। ठीक है, HGSO4 ये मर्क्यूरी सल्फेट है, या फिर यहाँ पर हम
सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर यूज़ होंगे और उसकी वजह से एक इनोल बनेगा। अब इनोल जो है ये यहाँ पर फॉर्म इसका मौजूद है, जिसे हम इनोल फॉर्म कहते हैं। और इनोल फॉर्म में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, साथ में एक अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप मौजूद होता है, तो ये इनोल फॉर्म कहलाता है। और उसके बाद ये रीअरेंज होकर अल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है। ठीक है, तो मतलब कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन बना सकते हैं। अब इस दोनों रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि पहले जो रिएजेंट है वो अल्काइन होगा, यहाँ पर अल्काइन इथाइन या फिर प्रोपाइन हो सकता है। और उसके बाद कैटलिस्ट जो है ये मर्क्यूरी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड होंगे, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगी। तो इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पर रिएक्शन के अंदर जो आपने सबसे पहले रिएजेंट लिया है वो क्या है, वो यहाँ पर इथाइन है। तो जब इथाइन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो आपको पता है कि वाटर H अलग और OH जो है ये अलग, दो इसके टर्मिनल होते हैं। तो अब यहाँ पर ये H जो है ये ब्रेक डाउन होगी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की, और H एक कार्बन के साथ OH दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर एक विनाइल अल्कोहल या फिर इनोल फॉर्म बन जाएगा, इसे हम इनोल फॉर्म भी कहते हैं। अब इसमें एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन के साथ यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है। अब ये इनोल फॉर्म है और इसकी रीअरेंजमेंट होगी। अब रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी कि इसमें जो है ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में ये टूट जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है ये ट्रांसफ़र कर जाएगा इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये जब हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा तो इस वाले ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब कि ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और ये CH3 बन जाएगा। ये जो CH2 ग्रुप था ये CH3 ग्रुप में के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ये OH ग्रुप वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो इस वाले कार्बन के साथ आकर CH3 बन गया और इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया, और ये कार्बोनाइल जो है ये ग्रुप यहाँ पर मौजूद होगा, तो ये एक अल्डिहाइड बन जाएगा। और इस अल्डिहाइड का नाम होगा एसिटल्डिहाइड, क्योंकि ये दो कार्बन का अल्डिहाइड है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम प्रोपाइन का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। ये प्रोपाइन है, इसमें जब हम वाटर को एडिशन करेंगे वाटर की, तो यहाँ पर वही मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है और इस वाले के साथ नहीं है, तो ये वाला जो है ये फर्स्ट वाले कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जाएगा, और OH सेकेंड वाले कार्बन के साथ जाएगा, तो इस वाले कार्बन के साथ ये OH मौजूद है। अब देखें क्या होगा, ये फिर से एक इनोल फॉर्म बन चुका है, और इस इनोल फॉर्म को हम क्या कहेंगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन। ये प्रोपीन है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, और ये सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप है, तो इसे हम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन कहेंगे। और ये फिर से इसमें रीअरेंजमेंट होगी, और ये हाइड्रोजन जो है ये ट्रांसफ़र कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से ये कार्बोनाइल ग्रुप और दोनों तरफ CH3 ग्रुप होंगे, तो ये एक प्रोपेनॉन इसे हम कह सकते हैं या एसीटोन कह सकते हैं। ये एक कीटोन ग्रुप है और इसमें दोनों साइड पे आपके पास CH3 ग्रुप मौजूद होगा, तो ये एक एसीटोन इसे हम कहते हैं, या फिर इसे हम प्रोपेनॉन कह सकते हैं। ये कीटोन की फैमिली से एक मेंबर है। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन ऑफ अल्काइन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है कि हम ब्रोमीन जो है उसको ऐड कर रहे होते हैं, और ब्रोमीन की एडिशन होती है अल्काइन के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि हम Br2 लेते हैं, और ये Br2 जो है ये ब्रोमीन गैस है। अब इसको जब हम लेते हैं तो इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसमें इथाइन में जो है ये दोनों ब्रोमीन ऐड हो जाते हैं और 1,2 डाइब्रोमो इथीन बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं, ये इथाइन है और इस इथाइन में 2 ब्रोमीन ऐड होंगे, एक ब्रोमीन एक कार्बन के साथ, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन में ऐड होगा। और इसमें जो कैटलिस्ट होता है, इसमें जो मीडियम होता है वो CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर इसका मीडियम होता है। अब इसमें क्या होगा कि दोनों ब्रोमीन एक एक कार्बन के साथ जब अटैच होंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथीन। अब इसमें अभी डबल बॉन्ड अभी भी मौजूद है, तो ये एक अल्कीन है और इसमें 2 जो है वो ब्रोमीन के एटम अटैच हो जाएंगे, तो ये होगा 1,2 डाइब्रोमो इथीन। अब इसमें दोबारा से ये दूसरा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड होगा और इसमें ये दोबारा से यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और एक जो है वो ब्रोमीन एक कार्बन के साथ, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर जो है वो सिंगल बॉन्ड बच जाएगा, और बाकी के जो 4 ब्रोमीन है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। 2 जो है ये फर्स्ट स्टेप में और 2 सेकंड स्टेप में ऐड होंगे। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, मतलब कि ऐसा इथेन जिसमें 4 ब्रोमीन के एटम मौजूद हैं।
तो यहाँ पर भी यही रिएक्शन आपको दिखाया गया है रिटन फॉर्म में, जहाँ पर इथीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर डाइब्रोमो इथेन बन रहा है। सेकंड में यहाँ पर फर्दर जो है ये 1,2 डाइब्रोमो इथीन जब रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ तो फिर से यहाँ पर टेट्रा ब्रोमो इथेन बन जाएगा। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन। अब अल्काइन की ओजोनोलाइसिस का मतलब है कि हम ओजोन गैस जिसका नाम है O3 इसका ओजोन गैस का फॉर्मूला है, इससे हम रिएक्ट करवाते हैं और इसका जो पाई बॉन्ड है वो दोनों ब्रेक डाउन हो जाते हैं इसमें, तो इस वजह से हम इसको ओजोनोलाइसिस कह रहे होते हैं। जैसे हमने अल्कीन की ओजोनोलाइसिस की थी, इसी तरह से अल्काइन की हम ओजोनोलाइसिस करते हैं और इसमें पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो ओजोनाइड बनता है और उसके बाद ओजोनाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सल के अंदर। तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ग्लाइऑक्सल है आफ्टर ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसकी ऑक्सीडेशन भी करते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर ये इसका रिएक्शन मौजूद है। ये सारी जो पिक्चर्स हैं मैंने बुक से लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये जो है बेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बुक के अंदर ये सिखाया गया है, समझाया गया है। अगर आप इथाइन को लेते हैं, इसमें O3 को ऐड करते हैं, ओजोन को ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि ये O3 गैस जो है ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाती है और बीच वाले जो बॉन्ड हैं ये 2 बॉन्ड टूट जाते हैं और यहाँ पर से ये एक ऑक्सीजन यहाँ पर और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है। मतलब ये कुछ इस तरह का पेंटागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें तीनों ऑक्सीजन ऐड हो चुके होते हैं। तो ये एक फाइनल एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है और ये एक इंटरमीडिएट, इसे हम ओजोनाइड कहते हैं या मोल ओजोनाइड कहते हैं। अब इसमें ओजोनाइड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो दोनों कार्बन यही मौजूद हैं और यहाँ पर 3 जो है ये ऑक्सीजन ऐड हो चुके हैं ओजोन के। अब इसमें क्या होता है कि हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से निकल जाता है और 2 हाइड्रोजन के एक ग्लाइऑक्सल बन जाता है। ग्लाइऑक्सल जो है इसको हम इस तरह से देखते हैं कि ये एक अल्डिहाइड के 2 अल्डिहाइड के यहाँ पर 2 अल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन लग रहा है, मतलब कि ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हैं। ये एक कार्बोनाइल ग्रुप और ये 2 कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो दोनों तरफ से हाइड्रोजन है, तो ये इस तरह का एक ग्लाइऑक्सल कंपाउंड बन जाता है इस रिएक्शन में से। मतलब कि ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन के अंदर फर्स्ट जो इनिशियल एडिशन प्रोडक्ट बनता है वो ओजोनाइड है और उसके बाद ओजोनाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से, तो हमारे पास बन जाता है ग्लाइऑक्सल और ग्लाइऑक्सल ये फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। तो ग्लाइऑक्सल यहाँ पर भी ये फार्मूले की शक्ल में आपको दिखाया गया है। तो ये इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन होता है। अब उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, ठीक है। तो अल्कीन, अल्केन, अल्काइन इन सभी की हम रिएक्टिविटी को कंपेयर करने वाले हैं। पहले अल्केन है, उसके बाद अल्कीन है, उसके बाद अल्काइन है, इन तीनों को कंपेयर करना है। सबसे पहले अल्केन जो है ये सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब कि लीस्ट रिएक्टिव, इन तीनों में से सबसे कम रिएक्टिव है और ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की वजह से, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सपोज होते हैं अल्केन के अंदर। और अल्काइन के अंदर क्या होता है कि ये इंटरमीडिएट है, इन दोनों के बीच में ये आते हैं। अल्केन से ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं जबकि अल्कीन से ये कम रिएक्टिव हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ये कम रिएक्टिव है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रेडीली इलेक्ट्रोफाइल्स जो है आकर अटैक कर लेते हैं और इजीली रिएक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है और जल्दी टूट जाता है। और यहाँ पर जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम एक्सपोज होते हैं ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी अल्कीन से कम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये KMnO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसको अल्केन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। यहाँ पर इसकी अल्केन जो है इनकी ऑक्सीडेशन KMnO4 से नहीं हो पाती है, जबकि अल्कीन इससे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और KMnO4 से अल्काइंस भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और KMnO4 जो है ये एक अनसेचुरेटेड टेस्ट के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हम KMnO4 से देखते हैं अगर कोई कंपाउंड उससे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब है वो अनसेचुरेटेड होगा, उसके अंदर कोई ना कोई पाई बॉन्ड मौजूद होगा, जबकि अल्काइंस ये KMnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब इन तीनों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके बॉन्ड लेंथ के अंदर भी बड़ा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर ये अल्केन है, इसके अंदर ये 2 कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच हैं। इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो आपको यहाँ पर बड़ी दिख रही है। अब यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी यहाँ पर डिफरेंस है कि इसकी बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 होती है,
जबकि अल्कीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री होती है और एंगल जो है वो बॉन्ड लेंथ जो है वो अल्केन से कम है, तो अल्केन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। और उसके बाद अल्काइन की इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये इनके अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं जो आपने याद रखने। तो यहाँ तक ये हमारा अल्काइन का जो टॉपिक है ये फिनिश होता है और नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।